हाय आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 1984 की भारतीय इतिहास की एक ऐसी रात की जिसे मानवता के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। झीलों और हरियालियों के लिए मशहूर भोपाल उस रात एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। यह कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की, जो आज भी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिकी आपदाओं में से एक मानी जाती है। 1970 के दशक के अंत में भोपाल में एक केमिकल प्लांट स्थापित किया गया जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नामक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का था। यह संयंत्र मुख्य रूप से सेविन नामक कीटनाशक का उत्पादन करता था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी कि MIC नामक अत्यंत जहरीली रसायन का उपयोग किया जाता था। और आपको बताता चलो, यह जो संयंत्र था वो भोपाल के केंद्र में स्थित था, जहां आसपास घनी आबादी रहती थी। लेकिन वर्षों से सुरक्षा प्रोटोकॉल में कटौती और लागत बचत के लिए समझौते किए गए। और उस घटना की कहानी बताने से पहले मैं आपको अर्ली लीक्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बार 1976 में 2 स्थानीय ट्रेड यूनियनों ने प्लांट के भीतर प्रदूषण की शिकायत की थी। फिर 1981 में जब एक वर्कर प्लांट के अंदर पाइप मेंटेनेंस का काम कर रहा था तो वह किसी लीक की वजह से जहरीली फॉस्जीन गैस के संपर्क में आ गया और वह वर्कर घबराहट के कारण अपना मास्क हटा लिया, जिससे बड़ी मात्रा में फॉक्सीन गैस सांस के द्वारा उसके अंदर चला गया और 72 घंटे के अंदर वह मारा गया। इस घटना के बाद एक स्थानीय पत्रकार राजकुमार केसवानी ने जांच शुरू की और स्थानीय समाचार पत्र रपट में अपने आर्टिकल को प्रकाशित किया, जिसकी हेडलाइन थी, जागो भोपाल के लोगों, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे पर हो। इसके बाद तीसरी घटना 1982 में हुई, जिसमें फॉस्जीन के हिसाब से एक बार 24 वर्कर, दूसरी बार 18 वर्कर्स इसके चपेट में आ गए। इसके अलावा एक केमिकल इंजीनियर, एक सुपरवाइजर भी MIC के संपर्क में आ गए थे, जिसमें केमिकल इंजीनियर का बॉडी 30% तक जल गया था। तो चलिए मैं आपको उस दिल दहला देने वाली भयानक लीक के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, इस कंपनी के अंदर 3 अंडरग्राउंड 60,000 लीटर का लिक्विड MIC स्टोरेज टैंक मौजूद था, जिसका नाम E610, E611 और E619 था। लीक से पहले MIC का उत्पादन काफी मात्रा में किया गया और इन टैंक में भर दिया गया, लेकिन USS सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी टैंक को 50% से अधिक नहीं भरना था। साथ ही प्रत्येक टैंकर पर नाइट्रोजन गैस का दबाव भी होना जरूरी था, जिससे होता यह है कि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक टैंक से MIC बाहर निकाला जा सकता है। पर अक्टूबर 1984 के अंत में E610 ने नाइट्रोजन गैस द्वारा नियंत्रण करने की क्षमता खो दी, जिसका मतलब था उस टैंक में मौजूद MIC को बाहर पंप नहीं किया जा सकता। और जिस समय यह प्रॉब्लम हुआ था उस समय E610 में 42 टन लिक्विड MIC मौजूद था, जो कि 50% से कहीं ज्यादा है, क्योंकि तीनों टैंकर्स की फुल कैपेसिटी 60 टन ही थी, जिसमें 30 टन लिक्विड MIC होने चाहिए थे। हालांकि इस फेलियर के तुरंत बाद ही MIC उत्पादन पर रोक लगा दी गई, पर 2 टैंकर्स में काम चालू रखा गया और 1 दिसंबर को बंद पड़ी टैंकर E610 पर फिर से नाइट्रोजन गैस का दबाव बनाने का कोशिश किया गया, पर कोशिश नाकाम रही। और कहा जाता है कि स्टार्टिंग दिसंबर में ही प्लांट की अधिकांश सुरक्षा प्रणाली खराब हो गई। अब बात आती है उस भयानक रात की, यानी कि 2 दिसंबर 1984 की रात, जब E610 को फिर से खोलने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें गलती से एक पाइप की मदद से पानी घुस गया, जिसमें अभी भी 42 टन लिक्विड MIC मौजूद था। देखिए, अगर MIC पानी के संपर्क में आता है तो उस पे तेजी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, साथ ही जहरीली गैस भी बनते हैं और तो और धमाका का भी खतरा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही प्लांट के अंदर भी हो रहा था, क्योंकि E610 टैंकर की प्रेशर 10:30 पर 14 किलो पास्कल यानी कि 2 PCI था, जबकि 11 बजे आते आते 70 PCI तक पहुंच गया। तो वर्कर्स ने इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी कि PCI रीडिंग मशीन में खराबी आ गई है, क्योंकि उन लोगों को लगा 30 मिनट में 2 PCI से 70 PCI प्रेशर कैसे पहुंच सकता है। बट उन लोगों ने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया था कि MIC पानी के साथ मिक्स हो रहा है। हालांकि 11:30 पर MIC एरिया में मौजूद वर्कर्स ने MIC गैस की मामूली संपर्क को महसूस किया। तब वे लोग लीक कहां से हो रही है इसकी जांच करना शुरू कर दिए। यानी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो उस रात 11:30 पर वर्कर्स को मालूम चला कि गैस लीक हो रही है और रात 11:40 पर जहरीली गैस का पूर्ण रूप से रिसाव बड़े स्केल पे होना शुरू हुआ और मात्र 45 से 60 मिनट में 30 टन MIC हवाओं में मिल चुका था और 2 घंटे आते आते पूरा का पूरा 42 टन MIC वायुमंडल में था और सुबह 2 बजे तक ये जहरीली गैस 40 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, MIC गैस हवा से भारी होती है, जिसके कारण ये गैस जमीन के करीब ही फैल गई, जिससे हुआ ये कि हजारों लोग गहरी नींद में इस जहरीली गैस के संपर्क में आ गए। और जिसने भी ये बात जाना कि जहरीली गैस का लीक हुआ है वो तेजी से भागना शुरू कर दिया और भागते समय सांस तेजी से लेने के कारण जहरीली गैस और अधिक मात्रा में जल्दी से खींच लिया, यानी जो भागता था वो और जल्दी मारा जा रहा था। सच कहूं तो इस घटना के तत्कालिक प्रभाव दिल दहला देने वाले थे। इसमें खांसी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और उल्टी जैसी प्रॉब्लम सब एक साथ एक इंसान के अंदर हो रहे थे और सुबह तक सड़कों पर हजारों लोग मरे पड़े थे। और वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 3000 ही थी, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 15,000 से 20,000 लोग मारे
गए होंगे और लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए, जिसमें तो 2 लाख बच्चे ही थे। यानी इस गैस लीक से इतने मरीज हॉस्पिटल में आ रहे थे जिसका इलाज भी संभव नहीं था, क्योंकि 1982 में जिस इलाके में यह घटना घटी थी वहां के लगभग 70% डॉक्टर ऐसे थे जो छोटे मोटे इलाज करने में सक्षम थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि किसी डॉक्टर को ये नहीं मालूम था कि MIC से इफेक्टेड लोगों का इलाज कैसे किया जाए, और लोग इतने मरे कि सबका दाह संस्कार सामूहिक तौर पर किया गया। साथ ही इस एरिया में फूले हुए जानवरों के सब अत्यधिक मात्रा में पड़े थे और कुछ दिन बाद आसपास के पेड़ भी डेड होने लगे, यानी ये जगह बिल्कुल शमशान बन चुकी थी। फोटोग्राफर पाब्लो ने 4 दिसंबर को भोपाल गैस लीक वाले इलाके की आसपास की मिट्टी में दफन इस बच्ची की तस्वीर ली, और ये इतनी खतरनाक है कि मैं इसे देख के बिल्कुल हिलसा गया, क्योंकि मैं ये सोचने लगा कि इस छोटी सी बच्ची ने कैसे उस भयानक दर्द को महसूस किया होगा। खैर, जो आसपास के इलाके में लोग बसे हुए थे उन्हें लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे सांस की बीमारी, कैंसर और आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक विकृतियां, और तो और उन पीड़ितों को सही मुआवजा भी नहीं दिया गया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि यूनियन कार्बाइड ने अपनी पूरी जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने इसे कर्मचारियों की लापरवाही बताया। 1989 में कंपनी ने भारतीय सरकार के साथ 470 मिलियन का समझौता किया, जिसे व्यापक रूप में अपर्याप्त माना गया, और आज भी ये संयंत्र जहरीले रसायनों का भंडार बना हुआ है। स्थल के आसपास की मिट्टी और अंडरग्राउंड वाटर गंभीर रूप से प्रदूषित है, जिससे आसपास की आबादी प्रभावित हो रही है। भोपाल गैस त्रासदी के घाव आज भी ताजा है, लेकिन यहाँ के लोग का साहस और दृढ़ता प्रेरणादायक है। इस त्रासदी को याद करते हुए हमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हादसा फिर कभी न हो। यदि इस कहानी ने आपको झकझोरा है तो इसे साझा करें। आइए जागरूकता फैलाएं और भोपाल की यादों को जीवित रखें। न्याय में देरी न्याय से वंचित होना ही है, और अभी भी संघर्ष जारी है।